फंक्शन जब आप मैक्स फंक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों फंक्शन में से जो बड़ा फंक्शन है, जो बड़ा आउटपुट है, वो मतलब whenever I say that maximum of x comma minus x, इसका मतलब है कि हमें दो आउटपुट लेने हैं, एक y इक्वल x से आउटपुट लेना है, एक y इक्वल माइनस x से आउटपुट लेना, और दोनों में जो बड़ा आउटपुट है वो सेलेक्ट करना है। तो ये तुम्हारा है y इक्वल x और ये है y इक्वल माइनस x। किसी भी x के लिए दोनों में से बड़ा आउटपुट कौन सा होगा? तो भाई वो डिपेंड करेगा कि x ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन जीरो में तो बड़ा क्या है? x है। और x लेस देन जीरो पे बड़ा कौन है? माइनस x है। तो जब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो जीरो से राइट साइड में तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। भाई जो बड़ा है वो चूज करना है। तो एक ऐसा फंक्शन की बात कर रहे हैं जो बड़े के जैसा बिहेव कर रहा है, ये हो जाएगा। और जीरो के लेफ्ट में ये हो जाएगा। तो कौन सा ग्राफ बन गया? मॉड एक्स बन गया कि नहीं बन गया? यस। लेकिन अगर यही मिनिमम सेलेक्ट करना हो तब क्या होगा? इन दोनों में छोटा लेना है। मिनिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा माइनस एक्स क्या होगा? मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स क्या होता है? तो जब इन दोनों दो एक्स और माइनस एक्स दोनों ग्राफ में से छोटा वाला सेलेक्ट करना होगा, तो जो ग्राफ आपको मिलेगा वो नीचे वाला मिलेगा। यस सर, y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। हाँ, नेगेटिव ऑफ मॉड एक्स हो जाएगा। वेरी करेक्ट। तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉड एक्स। ओके। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि मिनिमम ऑफ एक्स माइनस फोर एंड कॉमा नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस फोर, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज नेगेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस -4। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन में इन्होंने दिया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस प्लस मिनिमम ऑफ दिस। जीरो ही हो रही यस, तो आ गया तुम्हारा जीरो। एंड देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4। दैट्स इट। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब यहाँ मैक्स और मिन फंक्शन की थोड़ी सी और समझ आई आपको कि मैक्स मिन को के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए आपको वहाँ सोचना है कि दो एक नंबर उसके नेगेटिव का मैक्स ले रहे हैं तो वो उस नंबर का मॉड है। अगर छोटा वाला चूज कर रहे हैं नंबर और नेगेटिव में छोटा वाला, तो उसकी आउटपुट नेगेटिव होगा, इसलिए वो माइनस ऑफ मॉड होगा। दैट्स इट। तो इसी को अगर मॉड एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन बोलते तो आप ये वर्बली एक लाइन में आंसर लिख देते, एक सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन इसको थोड़ा घुमा के लिख दिया तो आप परेशान हो गए। तो इंटरप्रेट करना, लैंग्वेज को समझना, वो वही तो गेम है इस पूरी प्रोसेस में। 21st के बाद चलो आगे कौन सा था? 33। 22nd हो गया था सबका? यस सर। यस सर। अब 23rd देखो। यस सर। 23rd देखते हैं। 23rd उस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। किया था सर। यस सर। 33 सर। 33 बोल रहे हैं ना? ओके चलो 33 पे तो कोई नहीं, 33 तो करना है। ठीक है, ये है ना 33। अच्छा अच्छा, इसमें एक ट्रबल था। नॉर्म एक्स इज डिफाइंड एज बिलो। इसमें बेटा कुछ मिसप्रिंट है, मैंने देखा चेक किया, वो मुझे मिला नहीं। बहुत पुरानी फाइल है और वो आइडेंटिफाई एक्चुअली वो करप्ट हो गई है फाइल। ये n/2 ये तो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स, बट यहाँ कुछ मिसिंग है। और एक यहाँ भी कि कुछ इक्वेशन लिखा होगा वो यहाँ दिख नहीं रहा है।
हम्म। लीव इट, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं से, पता नहीं उसकी सोर्स फाइल मुझे मिल नहीं रही है और इसमें कुछ दिक्कत है कुछ। एनीवे दूसरा क्वेश्चन पे जाओ, 33 छोड़ो, क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं पता तो ऐसे हवा में क्या सॉल्व करेंगे। और बोलो, कोई किसी ओल्ड, आई थिंक 2016 की फाइल देखेंगे ना तो जाके वहाँ पता चलेगा कि इसमें क्या है। और बोलो, 33 के अलावा कौन सा बोल रहे थे आप? 31। 31? तुम लोग वो कर दो यार, चैट बॉक्स में लिख दो एक जगह, मैं सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं ना उसको एक जगह लिख देता हूँ, तो बार बार पूछना है। 45 एक तो कोई बोल रहा है, और 45 के अलावा 30 कौन सा बोला? 31, 31, 45, ओके। और भी देख लो, और भी देख लो, बताते रहो पूरा। असाइनमेंट लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 31, 45, 31 क्वेश्चन तो भाई जस्ट यही है आपके सामने ही। हम्म 31st क्वेश्चन देखो, किसका इसका हो गया? How many positive integers are there which when divided by 1, 2, 4, 5 and 9, 20 leave the same remainder? हाँ, साकेत का हो गया, गुड। चलो जी, अभी तो बहुत सारे डाउट्स आ गए, अच्छी बात है। तो इससे डिवाइड करके मान लो x एक रिमाइंडर है, x इज नंबर which is equal to, if you divide by 1, how many positive are there which when divide 1, 2, 4, 5, मतलब क्या हुआ? एंड 9, 20 लीव द सेम रिमाइंडर, मतलब क्या हुआ? 1, 2, 4, 5 को अगर आप x से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट इज q एंड रिमाइंडर इज r। एंड 920 को भी बोल रहे हैं अगर आप x से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट कैन बी एनीथिंग से q डैश, बट रिमाइंडर इज सेम। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। ग्रेट। इसका मतलब हो गया कि यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये गिवन था, यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं ये बताइए मुझे। जो हमारा इंटीजर है वो उन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आएगा 1, 2, 4, 5 minus 920 will be actually x times q minus q dash, and therefore x shall be a factor of, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 5, 2, 3, बोलो। Yes, sir. 325. Yes, sir. अब 325 का x फैक्टर है तो x की क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, कितने x की वैल्यू होगी जितने इसके फैक्टर होंगे? 325 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप? 325 का फैक्टराइजेशन करिए तो क्या आएगा बोलो? 5 से डिविजिबल है। 5 square into 13.
हाँ, तो 5 से डिविजिबल है, 5 6 जा, 5 5 जा, फिर 5 से डिविजिबल है 13, फिर 13। तो इसके फैक्टर जो हैं वो क्या क्या हैं? तो 325 का एक फैक्टर है 1। बेसिकली इसको लिखोगे तो लिखोगे 5 स्क्वायर इंटू 13। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं एक्सपोनेंट की पावर, प्राइम की जो पावर है, पावर में 1 ऐड कर दो, 2 + 1, और 13 की पावर है 1 तो 1 + 1, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 6 फैक्टर होंगे। वो 6 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक 1 फैक्टर है, एक 5 फैक्टर है, एक 13 फैक्टर है, एक 25 फैक्टर है, और एक 65 फैक्टर है, और एक वो नंबर खुद अपनी फैक्टर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये फैक्टर इन्होंने बोला हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर आर देयर विच व्हेन डिवाइड दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर। तो एक तो 1 है कि 1 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। एक 5 है, 5 से इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। एक 13 है, 13 से इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, तो दोनों का रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट जो भी आएगा सेम आएगा दोनों से। ऐसे 25 65 325। तो बोल रहे हाउ मेनी, तो 6, तो 6 ऐसे। ये क्वेश्चन डन? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके अलावा जो क्वेश्चन, अब देखो ऐसे ही इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। अब देखो यहाँ एक डाउट आ गया 24th से पहले तो तमाम अभी यहाँ पर लोग एकदम टाइपिंग मशीन बन गए, अब फटाफट लिखते जा रहे हैं। 31 तो हो गया बेटा, फिर ओके 45 24 45 46, फिर यहाँ पर ओके 56 58 59 एकदम सेल लगी हुई है, 60 62 65 70। बस और कोई तो किसी का छूट तो नहीं रहा इसमें? अच्छा साकेत ने कुछ पूछा, 69 छूट रहा है। ओके जी, तो 70 से पहले 69 कर लो और 69 के बाद 70 पे चलेंगे। ओके सारा कवर हो गया है ना? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग 24th क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 24th क्वेश्चन देखिए, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे। ये है तुम्हारा ये 24th। ओहो, ABCR 3 ये सब यार ये क्यों पूछ रहे हो? ABCR 3 positive integers such that A divides B and B divides C. A divides B मतलब A is a factor in B and B is a factor in C. Then LCM of A and B. A divides B का मतलब है A is equal to K, ना B is equal to K times A, and B divides C का मतलब है C is equal to K times B, which is equal to K1 times B, which is equal to K1 into K times A. इसको यहाँ यूज कर लिया। फिर उन्होंने बोला देन LCM ऑफ A एंड B। तो बेटा एक बार बताओ, अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो LCM ऑफ A एंड B तो क्या रहेगा? A ही होगा। Yes, sir. अगर A B में फैक्टर है तो ये पूरा का पूरा B में फैक्टर, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल A का कॉमन मल्टीपल तो A खुद ही है, और B में A
लीस्ट कॉमन, अरे वो लीस्ट HCF होगा ये, सॉरी। सर LCM यही तो। ये तो HCF लिख दिया मैंने। LCM ऑफ A एंड B होगा, क्योंकि A का मल्टीपल जब लिखोगे तो आता है A 2A 3A ऐसे आएगा ना, और B का मल्टीपल लिखोगे तो आएगा B एंड 2B 3B ऐसे आएगा। तो बिकॉज B A का मल्टीपल है तो इसमें K इंटू A भी आएगा, K इंटू A मतलब इसमें B भी आएगा। तो A का मल्टीपल में B आएगा और B का तो पहला ही मल्टीपल B है, तो LCM B ही आएगा। तो LCM ऑफ A एंड B इज B, तो यहां पर लिखा हुआ है LCM ऑफ A एंड B इज C। नो, C मल्टीपल होगा बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। फिर LCM ऑफ A एंड B इज ग्रेटर देन C, ये भी गलत है। C खुद ही जो है उसका मल्टीपल है और LCM से बड़ा है, तो ग्रेटर देन C तो हो नहीं सकता, तो लेस देन इक्वल टू C, ये आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है या नहीं? यस सर। ऐसे समझ लो, नंबर लाइन पर मान लो एक नंबर है, एक छोटी नंबर है A, और B जो है वो K टाइम से है, K कोई नेचुरल नंबर है, और C जो है वो K1 टाइम्स B है, मतलब K1 मल्टीप्लाइड बाई K इंटू A है, दैट इज K1 इंटू B है। तो ऑब्वियस सी बात है कि B भी A का मल्टीपल है, C भी A का मल्टीपल है, B एंड C बोथ आर मल्टीपल ऑफ A। तो A का जब LCM, A एंड B का जब LCM लोगे तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। तो A का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? तो वो 2A 3A 4A से लेके K तक सारे मल्टीपल हैं, सबसे छोटा कुछ भी हो सकता है। A का सबसे छोटा A है, और उसका B K इंटू A भी उसका मल्टीपल है, और ये भी उसका मल्टीपल है। A के मल्टीपल में ये A भी आएगा, ये भी आएगा, और ये भी आएगा, और तमाम आएंगे। बट B का मल्टीपल लिखोगे तो B से ही स्टार्ट होगा, मतलब K इंटू A से स्टार्ट होगा और आगे वाले सारे आएंगे। मतलब कॉमन मल्टीपल में तो C भी आएगा, A और B का कॉमन मल्टीपल C भी है, बट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यही है, क्योंकि ये कम से कम B का पहला मल्टीपल है खुद। अब इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन था, हाँ क्या था अगला क्वेश्चन? 45 एंड 46, 45 एंड 46 पे जाइए सर। इसके पहले सारे हो गए इसका मतलब, राइट? तो 45th क्वेश्चन पढ़ो। Number of ordered pair x comma y satisfying the equation x square plus 12y plus y square plus 12x equal to 33 and x plus y equal to 23। किसी का भी नहीं हुआ? क्या किया बताओ, समझाओ। सर मेरा हुआ तो नहीं था, मतलब मैं ये करने की सोच रहा था कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू ए एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर उनका अगर हम रूट ले लेते तो एटलीस्ट स्क्वायर रूट्स खत्म हो जाते, फिर वहां से कहीं से हो जाता। अच्छा, कर सकते हो,
एक बात तो क्लियर है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12y पॉजिटिव ही होना चाहिए, अदरवाइज तो रूट डिफाइन नहीं होगा। वाई स्क्वायर प्लस 12x भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें भी कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं है। और एक और बात है यहाँ पर देखो, x प्लस वाई 23 है, तो इसका मतलब y जो है वो 23 माइनस एक्स है। सर ऐसे ही कर रहा तो था सर। एक्स स्क्वायर प्लस 12y, तो y की जगह हम लिख सकते हैं 23 माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इंटू 23। ये बेसिकली अगर देखो तो अगर आप स्क्वायर इसका कंप्लीट करो तो इसका स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस 12x, तो 12 का आधा होता है 6, 36 चाहिए इसको, है ना। प्लस 36 माइनस 36 कर देना। और वैसे ये 23 है क्या, 12 प्लस 11 है। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस दिस मच। इसमें भी अगर कुछ कॉमन लेना चाहो तो ये 12 पूरा ही कॉमन आ जाएगा। 12 इंटू 12 कॉमन लो तो क्या आएगा, 23 माइनस 3, 20। ये क्वांटिटी ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 12y को ऐसा लिख सकते हो अंडर द गिवन कंडीशन दैट x प्लस वाई 23 होना चाहिए। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस 12x को क्या लिख सकते हो, X की जगह Y आ जाएगा। हम्म X की जगह Y आ जाएगा। तो वो भी वैसे ही बनेगा, वही बनेगा ना उसी तरह जो Same x ही में बनेगा। बन रहा वही वही बनेगा। मतलब वो आ जाएगा तुम्हारा ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 20, ऐसा ऐसा बन रहा है। अब ये दोनों रूट की बात करो तो बेसिकली तुम्हारा जो LHS वाला एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू 20, 12 इंटू 20 मतलब 240 है ना। Yes, sir. प्लस रूट ऑफ y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 240, it is equal to 33. This is the equation finally. और बोल रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन क्या होंगे, अब सोचो। कुछ आइडिया मिल रहा है? Yes, sir. सर क्या? दोनों नंबर मतलब 15 ही 16 होने plus 15 या 17 सर 15 से बड़े होने चाहिए। हाँ ये बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो रूट 240 क्या है, रूट ऑफ 240 लाइज बिटवीन 15 and 16। हाँ 15 एंड 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है ना, Yes, sir. 15 एंड 16। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर ये जीरो हो गया, अगर x माइनस 6 का होल स्क्वायर जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता है, अगर ये जीरो हुआ तो ये वाला जो है 15 से बड़ा होगा और ये वाला 15 से बड़ा होगा, दोनों 15 से बड़े होंगे, मतलब 30 से बड़ा समेशन आएगा। ठीक है, लेकिन ये भी क्लियर है कि 32 से छोटा है। हाँ 32 से छोटा है।
इसका मतलब है कि ये 0 नहीं हो सकता। अब इसके बाद क्या, अच्छा ये भी क्लियर है कि अगर ये 16 हो गया और ये 70, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इंटीजर के फॉर्म में। तो इंटीजर के फॉर्म में पॉसिबिलिटी मेरी ये है कि पहला वाला जो है वो अगर 15 हो जाए तो दूसरा वाला 18 हो जाए। सर 15 तो हो ही नहीं सकता। 15 तो हो ही नहीं सकता सर, हो ही उससे नहीं बड़ा ही है। सकता, तो 16 70 ले लो 240 तो ना। ये 16 हो जाए तो ये 17 हो जाए, यस सर, ऐसे एक 17 और ये 16। 17 और ये और 16। अगर ये 17 हो जाए तो ये 16 हो जाए। इसका अगर ये 18 हुआ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको 15 होना पड़ेगा। तो ये दो ही केसेस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। अब बोलो, अब आंसर आ जाएगा कि नहीं? यस सर। कर लो फटाफट कर लो। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ इंटीजर ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। अभी यहां पर ये लिखो कि नंबर ऑफ इंटीजर ऑर्डर्ड पेयर वेयर एक्स वाई आर इंटीजर, ऐसा लिख दो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर एक्स वाई इंटीजर के बजाय कोई रियल नंबर वैल्यू टेकअप करें तो तब इनफाइनाइट मेनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। यस 10,13 आ रहा है सर एक्स वाई का। एक बार तो तुमने अगर इसको 16 चाहते हो तो इसको ये x माइनस 6 का होल स्क्वायर, तुम्हारा पहले केस में x माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए? 16। 16। तो यहाँ से x अंडर रूट ले लो तो मॉड x माइनस 6 क्या होना चाहिए? 4। तो x की दो वैल्यू आएगी, 6 minus 4 is 2, 6 plus 4 is 10। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 2 और 10, और यहाँ से इसको 17 होने के लिए क्या होना चाहिए? y 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। यस सर। तो ये 49 होना चाहिए। तो मॉड ऑफ y माइनस 6 क्या होना चाहिए? 7। -1,13। हाँ, तो y इज इक्वल टू -1,13। तो ये यहाँ से कितने ऑर्डर पेयर आएंगे? 4। यस सर। 4, -1, 4, 13। 2 आएगा सर, 4 नहीं आएगा। 4 तो अनऑर्डर्ड हो गए। अच्छा 2 2 2 2 और 10, माइनस 10,13। 10, 13। ये आ गया एक केस का सलूशन। इसी तरह से दूसरे केस में क्या हो जाएगा? यही सेम चीज रिपीट हो जाएगी, x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा। तो इन्हीं का जस्ट x y को इंटरचेंज कर दो, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 8 ऑर्डर पेयर। तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। और यही में अगर नेचुरल नंबर भी होगा, अगर नेचुरल नंबर होगा तब कितना आंसर आएगा? अगर क्वेश्चन में दिया है एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर, 10 -1 कैसे ले लिया? सम 10 का 23। क्या क्या बोल रहे हो? सर x और y का सम तो Yes, sir. 23 होगा, कुछ केसेस डिनाई हो जाएंगे इनमें से। यस सर। कौन सा केस बेटा? केस 1 में एक्स तो जैसे हमें एक कंडीशन दी हुई है x + y = 23। अच्छा तो अच्छा, सर ओ उस ओके ऑर्डर पेयर तो ओके 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 ओके, हाँ ठीक है। तो x और y का सम वाला केस भी तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा ना। x + y 23 है, ओके। तो हमारा अगर x की वैल्यू, एक ही सॉल्यूशन बच गया सर। 10, 30, 10,30। हाँ हाँ वो केसेस हटाने भी पड़ेंगे।
x की वैल्यू 2 है तो y क्या होगा? 21 होना चाहिए। तो वो तो आएगा नहीं। टू के साथ तो कोई नहीं आएगा, और 10 के साथ आ रहा है 13। x इक्वल टू 13 है तो y 10 आएगा। x की वैल्यू हमारी 2 आ रही है ना, तो 2 के साथ में कोई नहीं आएगा। x इक्वल टू 10 से y 13 आएगा, और एक आएगा y इक्वल टू 13 से x 10 आएगा। दो ही केस आएंगे इसमें से, तो बाकी सारे केसेस डिनाई भी करने पड़ेंगे। तो हमारे पास में फाइनली सिंस, यहाँ इसके बाद लिखेंगे सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, एंड देयरफॉर फाइनली आपका जो केसेस आएगा वो एक आ जाएगा तुम्हारा 10,13, और एक आ जाएगा 13,10। तो x और y अगर इंटीजर हैं तो ये दो केसेस आएंगे, सॉरी नन ऑफ दिस नहीं आएगा। ठीक है, यस और कौन सा था? 45 के बाद कौन सा था? 45 के बाद में अगला क्वेश्चन क्या था? कौन से स्लाइड में थे भाई? कहाँ पर रखे थे? नेचुरल नंबर की केस पे 2 ही आते हैं ना कि पॉसिबिलिटी। हाँ, क्या बोल रहे थे, कौन से किस में? इंटीजर की जगह नेचुरल वाले में भी 2 ही आते हैं ना, यही सेम है। हाँ हाँ हाँ, इंटीजर नेचुरल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली वो x प्लस वाई को 23 को सॉल्व करते समय तो रूल आउट हो जाएंगे बाकी सारे ना। यस सर। पॉसिबिलिटीज दो ही आएंगी, चाहे आप इंटीजर करो चाहे नेचुरल नंबर करो, एक ही बात है। हाँ, इसके बाद में क्वेश्चन वो कहाँ पर था भाई? ये था 45, 46, 56। सर 46 तो पिछले असाइनमेंट में डिस्कस कर लिया था। हाँ, मुझे लग रहा है इसमें कुछ डिस्कस हुआ था, अभी वो मैं हटा दूंगा। 45, 46 करना है, 56, 58, 59 and 60, 62, 65, 69, 70, 45 and 46। 46 तो आई थिंक डिस्कस हो गया था क्या? एमए वाले में चाहिए तो यस पिछली असाइनमेंट लेवल 1 में भी सेम था। सेम ही था। बिल्कुल। 46 हो गया। 46 के बाद में 56 एंड 58। अब तो हो जाएगा ये। 56 तो हो जाएगा। यहाँ पर E का मतलब आपको पता होना चाहिए, isn't it? नंबर A is Euler number, ये एक irrational number है, and it is defined as 1 plus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial up to infinity. एक्चुअली आप पढ़ेंगे आगे, e raised to the power x एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं इसको। इट इज 1 plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial and up to infinity। इसको कहीं नोट करके लिख लो, ठीक है। इसमें आप x की कोई वैल्यू दो, x1 दे दोगे तो e, x2 दे दोगे तो e स्क्वायर, x हाफ दे दोगे तो e की पावर हाफ, वो वैल्यूज निकाल सकते हैं यहाँ से। ये e की पावर x का एक्सपेंशन है। e इज द यूलर नंबर, और ऑब्वियसली उसकी वैल्यू होगी जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा, बिकॉज इट इज एन इरेशनल नंबर। व्हाई इट इज एन इरेशनल नंबर?
बिकॉज इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू। कोई भी इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, इनडेफिनिट नंबर होती हैं, ठीक है। उनकी वैल्यू को हम डेसिमल के सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस तक जानते हैं। जैसे कि अगर आप बोलो तो पाई की वैल्यू है जो, उसको डेसिमल के कुछ 6 लाख प्लेसेस तक, 5 to 6 लाख प्लेसेस तक कैलकुलेट किया जा चुका है, बट स्टिल दैट कैलकुलेशन इज गोइंग ऑन। वो कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इरेशनल नंबर जो होती हैं उनमें कोई रेपिटिशन, कोई पैटर्न नहीं होता डेसिमल में। जो रैशनल नंबर है, जो रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, वो रैशनल प्रूव हो जाते हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट है, या रादर बोलो एक हाइपोथेसिस है कि भाई ऐसा है कि अगर मान लो एक नंबर को ऐसे तुम रैंडमली लिखते जाते हो 1.243718092103500, ऐसे रैंडमली लिखते हो जिसमें कोई पैटर्न ना बन सके, और अगर ये इन्फिनिटी तक ऐसा नो विदाउट एनी पैटर्न हो जाता है तो हम बोलेंगे ये इरेशनल है, ठीक है। बट अगर मान लो 1 लाख प्लेसेस के बाद मान लो ऐसा कुछ आने लगे 25252525 या 257257257 तो जैसे ही एक पैटर्न फॉर्म होगा तो हम ये प्रूव हो जाएगा कि वो एक पी बाई क्यू फॉर्म की नंबर है, ठीक है। तो वो पैटर्न है, ये तो प्रूफ कर चुके हैं। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो हम प्रूफ कर लेते हैं कि लेट इट बी पी बाई क्यू, जैसे रूट टू इज इरेशनल, वो प्रूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ये ले करके पी और क्यू को प्राइम, फिर आप रूट 2 टाइम्स क्यू इज इक्वल टू पी कर दे तो फिर स्क्वायर कर दे तो 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां से बोलते तो 2 डिवाइड पी स्क्वायर एंड देयरफॉर 2 डिवाइड्स पी, 2 डिवाइड्स पी, तो यहाँ पर वापस p को 2k लिख देते हैं तो आ जाएगा रूट 2q इज इक्वल टू 2k। तो यहाँ से आ जाएगा 2 डिवाइड्स q, तो इससे कंट्राडिक्ट हो जाता है कि p और q को प्राइम है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि रूट 2 को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए, रूट 5 के लिए तो कॉन्ट्राडिक्ट करके आप बोल सकते हैं, लेकिन e या पाई ये ऐसी नंबर है जो ऐसे नहीं डिफाइंड है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट। वो क्या है? सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, ऐसे यूलर नंबर। ये तो ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है, ये प्रूफ करने के लिए उसका हम न्यूमेरिकल टेस्टिंग करते हैं। तो ये नंबर जो है, इसको ध्यान से देखो, तो ये 1 है, ये 1 है, ये हाफ है, और ये 1/6 इज 0.16। तो अगर सिर्फ ये 4 टर्म को ऐड करो तो ये आ जाता है 2.66 समथिंग, ऐसा कुछ। मतलब है e की वैल्यू जो है वो 2.6 मतलब 2.7 से बड़ी है, ये प्रूफ किया जा सकता है। और e की वैल्यू वो 2.8 से छोटी है, ये भी प्रूफ किया जा सकता है। तो यू कैन प्रूव दैट दिस नंबर लाइज बिटवीन 2.7 एंड 2.8, बट एक्चुअली इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये इन्फिनिटी टर्म तक कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगी। मतलब इंस्पाइट की ये दो फाइनाइट नंबर के बीच लाई कर रही, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, जब तक कि हम इन्फिनाइट तक ये टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं और ऐड करते हैं। तो इस वजह से इसको इरेशनल बोलते हैं। अब ये तो बात हो गई, सिर्फ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ई लाइज बिटवीन 2.7 एंड 2.8। अब ई स्क्वायर कहाँ लाई करेगा, ये कैलकुलेट कर लेना बेटा। 2.7 का स्क्वायर 2.8 स्क्वायर करके, है ना। तो ई स्क्वायर का जिंट निकाल लेंगे अब, और ई स्क्वायर आ जाएगा तो नेगेटिव ई स्क्वायर आ जाएगा, तो नेगेटिव ई स्क्वायर का भी जिंट निकाल लेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक इसके बाद का कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम इनटू दैट। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था आपका? 56 के बाद 58। हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन को एक बार ठीक से। फिफ्टी एट्थ क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मुझे fx इज इक्वल टू 4 का सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन fx इक्वल टू 4,
is point of intersection is abscissa of point of intersection of y is equal to fx and y equal to 4. मानते हो कि नहीं मानते हो? मान लो ये fx का ग्राफ है, ऐसा कुछ, और मान लो ये y इक्वल टू 4 लाइन है, तो fx इक्वल टू 4 का मतलब क्या है? यहाँ पर fx की वैल्यू 4 हो रही है, यहाँ पर fx की वैल्यू 4 हो रही है, यहाँ पर 4 हो रही है, यहाँ पर 4 हो रही है, तो यही अल्फा, और ये x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? बीटा, ये x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? गामा, और ये क्या हो गया? डेल्टा। तो y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू fx को ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ करना पड़ेगा, मतलब y इक्वल टू fx के ग्राफ में y इक्वल टू 4 ड्रॉ कर दो और काउंट कर लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज समथिंग विच इज द मीनिंग, और इसको मैंने इलेबरेट करके बताया था कि अगर fx इक्वल टू gx हो तो आप fx का भी ग्राफ बना लो, gx का भी बना लो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है, वही सोल्यूशन है। आई होप याद आया सबको? यस सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे जाते हैं। ये लुक एट दिस क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड एक फंक्शन है, क्या है ये फंक्शन? मॉड x माइनस ए मॉड x माइनस 1 प्लस a का मॉड। बोल रहे द इक्वेशन दिस कैन हैव रियल सॉल्यूशन फॉर x इफ a बिलोंग्स टू द इंटरवल। क्या करें? तो स्टेप वाइज ग्राफ बना सकते हैं शायद, जैसे पहले x-1 का बना के देख लिया और उसके बाद उसका मोड लेंगे तो नेगेटिव वाली वैल्यूज ऊपर मिरर हो जाएंगी और उसमें फिर a यूनिट को ऐड कर देते हैं भाई। मॉड ऑफ x-1 का ग्राफ आप सभी को पता है, ऐसा कुछ होगा। मॉड x के ग्राफ को 1,0 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देंगे, ये 1 है। ये किसका ग्राफ है साहब? ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 है। अब इसके बाद में बोल रहे हैं कि इसमें a ऐड करो, a ऐड करो, तो a अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, a नेगेटिव है तो नीचे जाएगा, ये तो क्लियर है। यस सर। अच्छा, y इक्वल टू 4 का ग्राफ। हाँ, अगर आप बोलते हो कि a पॉजिटिव है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब अगर a इफ a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो उस केस में ये ग्राफ किसका ग्राफ? इसका ग्राफ मॉड x-1 प्लस a जो है वो इसके ऊपर जाएगा, शिफ्ट होगा वर्टिकली, ऐसे शिफ्ट होगा, ऐसा, डिपेंडिंग अपॉन कि a कितना है ना। a 0 होगा तो यही रहेगा, a 1 होगा तो 1 यूनिट, 2 होगा तो 2 यूनिट, 3 होगा तो 3 यूनिट, ऐसे करके ऊपर शिफ्ट होगा। और फिर बिकॉज जैसे ये ऊपर शिफ्ट होगा तो आई वुड सिंपली से दैट इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन बिकम्स, भाई तब तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया, तो इक्वेशन बन जाएगा मॉड ऑफ x-1 प्लस a इज इक्वल टू 4। बाहर वाला मॉड हट जाएगा, और यही ग्राफ है, मतलब इसी ग्राफ के साथ में आप कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? x इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू 4 लाइन। मान लो x इक्वल टू 4 तो फिक्स लाइन है ऐसे, तो ये मैंने लिखा, सॉरी x नहीं, y इक्वल टू 4, तो ये लाइन है बेटा y इक्वल टू 4, ये फिक्स्ड है, ये 0,4 से पास करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिक्स्ड है। और ये वाला ग्राफ जो हमारा है मॉड x-1 प्लस a, तो ये ग्राफ है तुम्हारा ये वाला y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-1 प्लस a, ग्रीन वाला ग्राफ
यहां से यहां तक ऊपर ऐसे ट्रेवल करेगा कि कब ये कट करेगा, सोल्यूशन होने का मतलब है कि ये रेड वाली लाइन उसको कट करनी चाहिए, कब कट करेगी? तो आप बोलो। ए 4 से कम होगा। हाँ, लास्ट पोजीशन कब होगी जब वो कट करेगा? जब 4 हो। जब ये यहां से ट्रेवल होते होते इसका वर्टेक्स कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ 4 ऐसा। तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू यहाँ कब आएगा, ये पोजीशन पर कब आएगा? जब ए की वैल्यू 4 हो जाए। और ये पोजीशन कौन सी है? जब ए की वैल्यू 0 हो जाए। और इसके बीच की पोजीशन ये वाली सारी है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मीन्स ये ब्लू वाले ग्राफ को ए यूनिट ड्रैग करेंगे ऊपर, और हम देखना चाहेंगे कि ये रेड लाइन को कब तक ये इंटरसेक्ट करेगा। तो आप बोलोगे कि जब ए की वैल्यू 4 होगी तब तो करेगा, लेकिन ए की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो नहीं करेगा। तो मेरे को इस केस का तो फाइनल सोल्यूशन मिल रहा है क्या? इफ ए बिलोंग्स टू 4 0 4 0 close 4 open, then 2 solutions. And if a equal to 4, then only 1 solution. यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. अब बात आती है कि अगर a की वैल्यू, इसमें यही पूछ रहे हैं ना कि द इक्वेशन दिस कैन हैव रियल सोल्यूशन फॉर, तो भाई 0 से लेके 4 क्लोज तक तो सोल्यूशन मेरे को दिख रहा है, या तो एक सोल्यूशन है या तो 2 सोल्यूशन है, बट सोल्यूशन दिख रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन a इज नेगेटिव। सारी वैल्यूज के लिए होगा सोल्यूशन। हाँ, अगर a नेगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी से 0 है, तो होगा क्या ग्राफिकली, वो समझो। वो ग्राफिकली क्या हैपन होगा, हैपनिंग को समझो, बाकी तो समझ में आ ही जाएगा कि उस केस में तुम्हारा ग्राफ क्या होगा, इट विल गेट ड्रैग डाउनवर्ड। ऐसा ये जो ये ग्राफ है ना ब्लू वाला ग्रीन वाला, वो ऐसा कुछ नजर आएगा। ऐसा सॉरी, ये क्या हो रहा है यार, तो it will appear like this, right? Hope you understand, right? Because you are dragging the blue graph mod of x minus 1 downward, and it can be dragged from minus infinity up to 0 कहीं पर भी। तो एक कोई पोजीशन मैंने ले लिया कि मान लो ये पोजीशन है, तो अब इसका जब मॉड लेंगे, मॉड लेने पर क्या होता है, किसी भी फंक्शन का मॉड लेने पर जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाली वैल्यू है एज इट इज रहती है और नीचे वाली रिफ्लेक्ट हो जाती है। होप यू अंडरस्टैंड। यस सर। तो मान लो कि सिचुएशन ऐसी थी, एक सिचुएशन मान लो ऐसी थी, ऐसे ये सिचुएशन थी, और आपने मॉड लिया, तो मॉड लेने के बाद वो सिचुएशन तुम्हारी नजर आएगी कुछ इस तरह से कि दिस विल रिमेन्स एज इट इज एंड पॉजिटिव वैल्यूज विल रिमेन एज इट इज एंड द नेगेटिव वैल्यू विल रिफ्लेक्ट, एक डब्ल्यू शेप का ग्राफ बन जाएगा ऐसे। एग्रीड? यस सर। अब डब्ल्यू शेप का ग्राफ बनेगा तो ये शेप जो है ना, ये शेप डिपेंड करेगा कि कैसे कट करेगा। कट तो करेगा, ये तो पक्का है कि कट करेगी y को 4 लाइन। क्यों? क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ जाएगा तो y को 4 तो इसको इंटरसेक्ट करेगी करेगी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कितने सोल्यूशन होंगे। अब ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बेसिक लेवल का पूछा था आपसे, अच्छे लेवल का, जे एडवांस का क्वेश्चन नहीं होगा ये। जे एडवांस के क्वेश्चन में इससे भी आगे हम चले जाएंगे। जैसे अगर मैं पूछूं कि कितने सोल्यूशन होंगे, तो एक केस ऐसा भी होगा जब ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये से 2 3 या 4। हाँ 2 3 या 4 वाली सिचुएशन ऐसे बन जाएगा। -4 तो 3 होगी। जब ये ऐसा ग्राफ बनेगा तो कितने सोल्यूशन होंगे? 4 सोल्यूशन होंगे, और 3 सोल्यूशन का केस भी आ सकता है। तो ए की वैल्यू पूछ सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी जब 4 सोल्यूशन होंगे, तो 4 सोल्यूशन की वैल्यू बता सकते हो ए की? -4 से कम। यस, माइनस इन्फिनिटी टू -4। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप बोलेंगे कि इफ ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -4 ओपन, तब क्या होगा? 4 सॉल्यूशंस होंगे। और जब ए की वैल्यू एग्जैक्टली -4 होगी तो 3 सॉल्यूशंस होंगे। और जब ए की वैल्यू -4 क्लोज नहीं, -4 ओपन से लेकर के और
4 ओपन तक होगी तब टू सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशंस होंगे, और जब a की वैल्यू 4 होगी तो 1 One. सॉल्यूशन। One solution. ये डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। और अगर a की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी होगी तो No solution. नो नो सॉल्यूशन। ये हो गया पूरा, ये पूरा पैसेज हो सकता है, ये कंप्लीट पैसेज हो सकता है 3-4 क्वेश्चन का। तो होप दैट गोज वेल, राइट। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते थे ना अगर हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ वगैरह अच्छे से नहीं डिस्कस करते तो चूंकि आप कर लिए थे तो इसलिए आपको इंटरप्रेट करना और समझना आसान हो गया। हाँ सुप्रीत बोलो। सर खाली ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है ये तो वैसे भी हो जाता कि मॉड x-1 की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी वेरी करती है, तो हमने मॉड हटा दिया, तो मॉड x-1 प्लस a इज इक्वल टू 4 -4। इंटरवल नहीं है सर, खाली या तो 4 या -4, और फिर सर मॉड x-1 की वैल्यू को परे ले गए तो a इज इक्वल टू 4 माइनस मॉड x-1, या एक तो मिनट। हाँ, तुमने फिर से बोलो एक बार कि शुरू में सबसे पहले तुमने क्या बोला? सर कि हमने सबसे बाहर वाला मॉड को हटा दिया। क्यों हटा दिया? सर उससे ऐसा बनेगा ना कि मॉड x-1 प्लस a इज इक्वल टू 4 या -4। अच्छा, ये इस कॉन्टेक्स्ट पे हटा दिया तुमने हाँ जी सर। कि मॉड ऑफ x-1 प्लस a हैज 2 पॉसिबिलिटी, आइदर इट इज 4 और इट इज -4। ठीक है। Yes, sir. अब सर जो मॉड x-1 है उसको सर RHS में ले गए। हाँ, लेकिन बेटा इसमें एक चीज है ना, ये होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मॉड x-1 प्लस a की वैल्यू 4 होगी, वो कंडीशनल है। वो कंडीशनल है कि ये वैल्यू तब होगी जब a पॉजिटिव होगा, Yes, sir. और ये वाली तब वैल्यू होगी जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी। Yes, sir. और नेगेटिव ही नहीं, और भी कंडीशन आएगी, क्योंकि a सिर्फ a की वैल्यू a नेगेटिव हो और उसका मैग्नीट्यूड x-1 के मॉड से बड़ा हो। बड़ा हो। हाँ, तब वो अंडर दोस 2 कंडीशंस होंगी। तो चलो इसके बाद क्या बोलोगे? पॉजिटिव वाला एनालाइज करोगे? तो सॉरी नहीं, इसके बाद पॉजिटिव वाला एनालाइज कर रहे हो कि नेगेटिव, क्या कर रहे हो इसके बाद? सर a इज इक्वल टू सर x-1 को RHS में ले गए, 4 माइनस मॉड x-1 और -4 माइनस मॉड x-1। फिर सर मॉड x-1 तो 0 टू इंफिनिटी है, तो फिर वही उनका यूनियन ले लिया, फिर सेट आता है लास्ट में। तुमने बोला a को लिख दिया 4 माइनस मॉड ऑफ x-1, फिर a की रेंज निकालने के लिए तुमने बोल दिया कि मॉड x-1 पॉजिटिव है तो 4 से छोटा, यही बोल रहे हो ना? सर यस सर, मतलब 4 माइनस, अब मॉड x-1 है वो 0 टू इंफिनिटी है, तो एक a की रेंज होगी -इंफिनिटी 4। समझ गया मैं, लेकिन अब यहाँ पर यही मैं बोल रहा हूँ कि ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस इंटरप्रिटेशन में कुछ टिपिकली प्रॉब्लम ये है कि जब तुमने मॉड x-1 प्लस a को 4 रखा तो वहां पर भी a पर एक कंडीशन होनी चाहिए। यस सर। वहां पर भी a पर कंडीशन होनी चाहिए, क्या? कि a का मैग्नीट्यूड, a पॉजिटिव हो और उसका मैग्नीट्यूड जो है, मतलब पॉजिटिव नहीं, रादर ये बोलो कि a का मैग्नीट्यूड मॉड x-1 से, या मॉड x-1 माइनस a से बड़ा होना चाहिए, ऐसे बोलो। मॉड x-1 प्लस a ग्रेटर देन 0 होगा तभी होगा, तभी ये वाला केस वैलिड होगा। और उसके बाद ये चीज यहां अलग से लिखेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे कि तुम्हारा जो ये है कि a की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस दिस, और फिर यहाँ पर इसका रेंज पूरा रख देंगे और आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों इंटरडिपेंडेंट है कि x की रेंज जो है वो a पे डिपेंड कर रही है, मॉड x-1 की रेंज भी a पे डिपेंड कर रही है। यस सर। भाई जैसे मान लो a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से ये भी तो आएगा कि मॉड ऑफ x-1 की वैल्यू जो है, a की वैल्यू मान लो -2 है, -2, तो मॉड x-1 ग्रेटर देन 2 भी तो होना चाहिए। यस सर। और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि मॉड x-1 की वैल्यू जो है -इंफिनिटी से 0, सॉरी 0 से इंफिनिटी,
तो 0 से इन्फिनिटी नहीं, एक्चुअली ये 2 से इन्फिनिटी होगी। यस सर, इस केस में। हाँ नहीं मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो ए पर डिपेंड करेगा किसकी रेंज के, मॉड x माइनस वन की जो रेंज है ना वो इटसेल्फ ए पर डिपेंड करेगी, क्योंकि हम ये केस एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम ये सीधे सीधे नहीं बोलेंगे कि मॉड x माइनस वन तो माइनस इन्फिनिटी से 0 कोई भी वैल्यू ले रहा है। तो यस तो या तो आप बिल्कुल ये वाले केस को बिल्कुल डिस्कस ही मत करो, ये वाले केस करो ही नहीं, ऐसे केस एनालिसिस मत करो, और ब्लंटली सीधे ऐसे ही बोलो जैसे आप बोल रहे हो कि a इज 4 माइनस मॉड x माइनस वन, एक पॉसिबिलिटी ये होगी और दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई कि a इज इक्वल टू -4 माइनस मॉड x माइनस वन, यही होगा। अब इसके बाद में इस वाली पॉसिबिलिटी में आप बोल दोगे कि मॉड x माइनस वन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, सॉरी माइनस ऑफ मॉड x माइनस वन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, 4 ऐड कर दो तो माइनस इन्फिनिटी से 4 आ जाएगा। सही है, कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आप सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर पाओगे सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन तो बता दोगे, ठीक है कि ऐसे केस में रियल सोल्यूशन होगा, लेकिन ये जैसे 4 सोल्यूशन है, 3 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, ये बताना होगा तब तो आपको ग्राफिकली ही जाना पड़ेगा। हाँ जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलो। ये 58 हो गया, 58 के बाद कौन सा था? फिफ्टी एट के बाद कौन सा था अगला? 59 एंड 60। 59 तो आपके सामने दिख ही रहा है, क्या है 59? ये तो x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x प्लस वन का होल स्क्वायर। तुम्हारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है, मॉड ऑफ x प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन mod x, and definitely in order that this equation remains defined, x is not equal to 0. And therefore अगर मैं mod x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये mod of x प्लस वन प्लस mod of x इंटू mod of x प्लस वन इज इक्वल टू mod of x प्लस वन का होल स्क्वायर। मॉड नहीं है सब लास्ट वाला। नहीं है, मुझे तो दिख रहा है। किसको मॉड नहीं दिख रहा है? ठीक है सर, समझ गया। नहीं 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 नहीं, बताओ ओजस। स्क्वायर से सर, ठीक। हाँ चलो ठीक है, तो अब यहाँ से मॉड x प्लस वन कॉमन ले लो बेटा, सब कुछ राइट में या लेफ्ट में ले आओ, तो मॉड ऑफ x प्लस वन तो कॉमन लिया जा सकता है, उसके साथ क्या आएगा? 1 प्लस मॉड x माइनस मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू 0। यहाँ से आया कि आइदर मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन माइनस वन। अब सॉल्व कर लेंगे। राइट वाला तो mod a प्लस mod b इज इक्वल टू mod a प्लस हाँ राइट वाले b को वाला। ऐसे लिख दो, मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन लिख दो ऐसे। इसका सोल्यूशन तो क्लियर ही है कि एक ही सोल्यूशन है, क्या है? -1। रही बात इसकी, तो मॉड a प्लस मॉड b है, तो ये तभी होगा जब a और b का कंस्ट्रक्टिव एडिशन हो, तो x और 1 0 to infinity। x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। क्लियर है?
इक्वल टू तो हो सकता है सर, वो नीचे या ऊपर इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। में तो फाइनल आंसर क्या है? हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि हाँ, वो डिनोमिनेटर तो ऑब्वियस ही बात है कि इक्वालिटी नहीं होगा। तुम्हारा आंसर क्या है? 0 से इन्फिनिटी यूनियन माइनस वन। मैनेजमेंट। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ तुम्हारा? पहला ऑप्शन तो गलत है, बी। अगला कौन सा क्वेश्चन था? 60 में तो कुछ बताने लायक नहीं यार। 60th भी बताना है? ये लो 60th भी देख लो। 60th क्वेश्चन में दिया कि मॉड ऑफ x प्लस 2 अपॉन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन 3। इसका मतलब है कि x प्लस 2 अपॉन एक्स लाइज बिटवीन -3 to 3, and therefore you'll get two inequality. One inequality is x plus 2 by x plus 3 is greater than 0, and x plus 2 by x minus 3 is less than 0. यहाँ से क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x plus 1, x plus 2 upon x is greater than 0, and x minus 3, x minus 1, x minus 2 अपॉन x इज लेस देन 0। एग्रीड? सॉल्व करो, आंसर बताओ। दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करो, एंड है तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, यू विल गेट द आंसर। यहाँ पर -2 -1 0, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। एंड यहाँ पर तुम्हारा है 1 2 एंड 0, 0 1 एंड 2, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव। हमें चाहिए क्या? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से 2, और इन दोनों का हमें लेना है फाइनली इंटरसेक्शन। तो क्या आएगा बेटा? -2 -1 0 1 एंड 2। एक तो तुम्हारा -2 से -1 है, और 0 से इन्फिनिटी है। एक तो ये आ गया इंटरवल। दूसरा इंटरवल है तुम्हारा 0 से 1, नो, -इन्फिनिटी से 0 और 1 से 2। व्हाट इज द कॉमन? -2 से -1 ओपन, यूनियन 1 से 2 ओपन। -2 से -1 यूनियन 1 से 2, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? Yes, sir. और बोलो। तो ये 60th प्रॉब्लम भी हो गई आपकी। और बताइए बेटा, 60th के बाद बोला 62 65 69 70। -62 नहीं हुआ? आर्यन बताओ तुम, अनम्यूट करो, बोलो। फिर पहले a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर देंगे। गुड। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 0 हुआ, मतलब है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डबल ऑफ
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तुम्हारा 0 हो गया। फिर बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1। सेकंड वाले को इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ये भी दिया हुआ है, तो अच्छी बात है। एक तो ये रिलेशन आ गया, एक रिलेशन दिया कि इसका स्क्वायर करने के बोल रहे हो, तो आएगा तुम्हारा A4 प्लस B4 प्लस C4 प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आएगा। यस। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब क्या करें? वैल्यूज पुट कर देंगे फर्स्ट से सेकंड। फर्स्ट से किसकी वैल्यू? सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कहाँ है सेकंड में? तो स्क्वायर करना पड़ेगा पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। मतलब है कि यहाँ से फिर आगे करेंगे। ये वैल्यू कितनी है? 1। तो तुम्हारे पास आ रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -12, और इसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हो ना? यस सर। तो इसका स्क्वायर करो तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसका प्रोडक्ट करेंगे तो बी स्क्वायर ए सी प्लस इसका प्रोडक्ट करेंगे तो सी स्क्वायर ए बी प्लस इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर बी सी, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। एग्रीड? तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ से देखो तो आया ए स्क्वायर इसका, या चलो ए बी सी कॉमन। हाँ ए बी सी कॉमन है ना, यहाँ से आया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 0 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू 1/4 आ गया, और वो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दो इसमें, तो आ जाएगा तुम्हारा a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स क्या है 1/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a4 प्लस b4 प्लस c4 की वैल्यू कितनी आई? 1 माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू हाफ। तो बेसिकली ये आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस है जी। ऐसे क्वेश्चन तमाम बीच बीच में करते रहने चाहिए। उससे क्या होता है, फैक्टराइजेशन, सिमेट्री, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज वो रिवाइज होती रहती है। ठीक है, आगे चलो। ऐसे क्वेश्चन इवन यूट्यूब पर भी कई सारी साइट से आते रहते हैं क्वेश्चन, डिफरेंट थोड़े नए नए। तो ऐसे क्वेश्चन ट्राई करते रहना चाहिए, वो ब्रेन का जो एक्सरसाइज होते रहता है। और बोलो इसके बाद 62 के बाद तुम्हारा जो डाउट था वो था 65। लुक एट 65। हम्म 65, 69, 65 भी उसी टाइप का है हो ही जाएगा सर वैसे। क्या? मतलब ये थोड़ा सा एफर्ट डालोगे हो जाएगा। वैसे भी देखो जब इसका प्रोडक्ट करोगे ना, तो एक्स क्यूब भी आएगा, वाई क्यूब भी आएगा, जेड क्यूब भी आएगा। और ये जो है जब इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन इज इक्वल 36 एक्स वाई जेड आएगा। और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, मतलब बस इन्हीं इसको स्क्वायर करके इसके साथ में और इन तीनों को कंबाइन करके आ जाएगा। कर लेना इसको। और बोलो 65 के बाद आपने बोला 69।
एंड 70, 69 70 सामने ही है आपके, ये देखो 69 में तो ये odd even वाला ही represent 69 में तो कुछ है ही नहीं, 69 तो कुछ है ही नहीं, ये तो वेविकर मेथड ही है और कुछ है ही नहीं। और 70 फिर भी थोड़ा सा ठीक है, 70 चलो कर लेते हैं। सेवेंटीएथ क्वेश्चन देखो, है तो कुछ नहीं, sin x -2 is always negative। मानते हो? बिकॉज साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर पहला टर्म मैक्सिमम पॉजिटिव 1 हो जाए तो भी ये -1, मतलब इसकी वैल्यू -1 से छोटी होगी हमेशा। मानते हो कि नहीं मानते, जल्दी बोलो। yes यस सर। अच्छा, ये अगर आप मानते हो, अब आ जाते हैं एक और टर्म, ये e⁻x -1 के बारे में सोचो। greater than equal to इसकी वैल्यू 0 कब होती है? x जब equal to x = 0। e⁻x को 1 कर दो तो किसी भी नंबर के पावर 0 पर 1 हो जाता है, तो x = 0 पर होती है। मतलब है कि इफ x is less than 0 then e⁻x will be less than 1, है ना, क्योंकि e⁻x जो है वो e1 से बड़ा है ना, e की वैल्यू 2 से बड़ी होती है ना। तो बेस अगर 1 से बड़ा तो ये एक इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन होता है तो उसमें इनपुट बढ़ाते जाते हैं तो आउटपुट बढ़ता जाता है, तो ये एक इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है। तो अगर x 0 से छोटा है तो e⁻x e⁻0 से छोटा होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी ऑपरेट करेंगे, ये फंक्शन ऑपरेट करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो e⁻x लेस देन e⁻0, तो इसका मतलब e⁻x -1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब जब x नेगेटिव है तो ex -1 भी नेगेटिव होगा। मतलब हम ये इस फैक्टर का साइन तो पता कर लिया, ये वाले फैक्टर का साइन तो हमने मालूम कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये वाले फैक्टर का साइन भी पता कर लें। ऐसे ही ये भी हम बता सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो e⁻x -1 पॉजिटिव होगा। एग्रीड आर नॉट? yes तो ये तीन बातें समझने के बाद अब हम दो केस में सॉल्व करेंगे। केस 1, इफ x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, ऐसे केस में x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये नंबर पॉजिटिव हो गई और ये नंबर नेगेटिव हो गई, और ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होना तो क्या कंडीशन होगी बेटा, x ग्रेटर देन 0 ले लो। चलो क्या होगा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, तो पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होने के लिए बचा हुआ फैक्टर सारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, 2x - 3 इंटू x² + x + 2। अच्छा ये भी तो देखो, d लेस देन 0 है, क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, x कुछ भी हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो हमने डिटरमिन कर लिया, तो ये वाली बात भी हमने लिखी नहीं था, अब यहाँ पे ये भी है, इसको भी इसके लाइट में भी देखेंगे हम, ठीक है। तो फाइनली आया 2x - 3 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 हैज़ टू बी लेस, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्रीड? yes ग्रेटर देन 0 लिखो अभी, सिर्फ अभी हम इक्वालिटी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, फॉर सेफर साइड ग्रेटर देन 0। तो इसका वेविकर मेथड से सोल्यूशन आ जाएगा बेटा। एक रूट है -1, एक रूट है 0, एक रूट है 3/2, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सोल्यूशन क्या है बोलो, x बिलोंग्स टू -1 से 0 -1 0 यूनियन
3 by 2 3 by 3 2 by to 2 to infinity. but remember that I have taken the case condition that x is greater than 0. yes sir, एक cancel हो जाएगा -1 to हाँ, if you take the intersection of these two cases, तो इसका और इसका intersection लेंगे, तो intersection लेकर क्या है, x belongs to 3 by 2 to infinity हो गया। ये अभी हम इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ऐसे ही दूसरा केस ले लेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है, तब क्या हुआ, तब ये नेगेटिव हो गया और ये तो हमेशा ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होना चाहिए। तो 2x माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 नेगेटिव होना चाहिए। तो सेम यहीं पे नेगेटिव ले लो तो क्या आएगा बोलो, -infinity to -1 and 0 to 3 by 2 बोलो। बट इसमें फिर से इंटरसेक्शन लेंगे x लेस देन 0 के साथ में, तो क्या आएगा, 0 to 3 by 2 वाली रिजेक्ट हो जाएंगे। वेरी राइट। तो आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, यहाँ तक आ गए। तो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन तो मेरा क्लियर हो गया कि इनइक्वालिटी का सोल्यूशन माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 by 2 टू इन्फिनिटी होगा। बट अब हमें अब इक्वालिटी इक्वल टू 0 कब होगा, तो इक्वल टू 0 होगा जब Not ये defined 0 एंड 3 by 2। तो फाइनल आंसर आया क्या, फाइनल आंसर आया माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 3 by 2 टू इन्फिनिटी यूनियन न्यूमरेटर को 0 कर दो, न्यूमरेटर 0 करोगे तो ये तो 0 कभी होगा नहीं, 3 by 2 और 0, तो 0 एंड 3 by 2। 0 पे तो सर अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा डिनोमिनेटर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, तो वो भी हटाएंगे डोमेन रिस्ट्रिक्शन में। तो ये आंसर आया जिसमें x के नॉट बी 0, x -1 भी नहीं हो सकता, तो -1 तो हम पहले ही रूल आउट कर चुके हैं, तो x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस वजह से 0 आप रूल आउट कर दो, 3 by 2 की वजह से 3 by 2 क्लोज कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 by 2। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है जी? ठीक है कि नहीं? Yes. और 69 हो गया, 70 हो गया, इसके अलावा तो कुछ तुमने उन्होंने पूछा नहीं, तो इसके आगे वाला भी कर ही गए होंगे। दो केस बनाएंगे, जिंट एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 एंड जिंट एक्स इक्वल टू 2x प्लस 4 केस वाइज, और फिर उन दोनों को उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, x को जिंट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x करके, तो 71 भी वैसे ही हो जाएगा। सर 70 का पिछला आंसर सी दिया, वो तो गलत ही है ना? कौन सा 70 का सी दिया माइनस, हुआ है। श्योर गलत है? Yes. अच्छा वैसे भी मैं बताऊं, अगर मान लिया इस तरह से कभी कंफ्यूजन हुआ करे तो आपने कुछ नहीं करना, -1 से 0 इंटरवल की कोई वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर लो। Yes, sir. जैसे आप -1 से 0 में एक वैल्यू -12 है ना, अब -12 अगर पुट करो तो ये तो पॉजिटिव ही है, नहीं x लेस देन 0 ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव ही है, तो माइनस आप पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव 2x माइनस 3 नेगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, जबकि यहाँ चाहिए हमें लेस देन इक्वल टू 0, तो गलत है, वो पूरे इंटरवल में गलत है, -1 to 0 आ ही नहीं सकता कभी सोल्यूशन। Yes. और बोलो, और बोलो, और कोई डाउट तो नहीं है, सारे हो गए कि नहीं? सर इस असाइनमेंट का नहीं है, वैसे एक डाउट है। बोलो। सर एक मतलब रेंज निकालनी है उसमें, बोलो सर एक्सप्रेशन। बोलो बोलो बोलो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही ना? यस ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे। ये सर वैसे सॉल्व तो कर लिया था, लेकिन एंड में जाके थोड़ा सा मतलब सम कंसेप्चुअल थोड़ी प्रॉब्लम बस आ रहे हैं, समझा रहा हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि जो आपकी 18th गेम है ना, गेम 18 में ऐसे तमाम सवाल भी मिलेंगे, तो उसी उस का। हाँ, गेम 18 को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला भी था कि उसको करो। चलो देखो, मान लो ये फंक्शन एफ एक्स है, तो ये फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2, एंड 1 पर ये 0/0 हो जाएगा और 2 पर ये इन्फिनाइट वैल्यू ले रहा है, इसलिए 1 पर भी डिफाइंड नहीं, 2 पर भी डिफाइंड नहीं। नाउ लुक एट दिस फंक्शन, इट इज x minus 1 into x plus 1 divided by x minus 1 into x plus 2, x minus 2. So virtually the same function can also be written as x plus 1 upon x minus 2. ये बोलते हैं, अगर ये जो कोई बोलता है कि वर्चुअली दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज x plus 1 upon x minus 2, तो वो एवरेज माइंड का बंदा बोल रहा है। ऐसा नहीं है, ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है। मैंने बताया था ना, दो फंक्शन सेम कब होते हैं? दो फंक्शन या दो रिलेशन आइडेंटिकल तब होते हैं क्योंकि रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जब उनका डोमेन सेम हो, उनकी रेंज सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी सेम हो फॉर अ गिवन इनपुट, तब दोनों का ग्राफ ही मैच कर जाएगा। तो दो फंक्शन, ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है, इसलिए इस फंक्शन को नाम दे देता हूं मैं gx। क्यों सेम नहीं है मैंने बोला? क्योंकि डोमेन दोनों का अलग है। यस इसका डोमेन, इसका नहीं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन जब इसको मॉडिफाई करके ये लिख दिया, ये फैक्टर को कैंसिल कर दिया, तब ये फंक्शन थोड़ा बदल गया। थोड़ा बदल गया, क्या बदला? ज्यादा कुछ नहीं बदला, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू पुट करो एक्सेप्ट 1, यहां पुट करो और यहां पुट करो, आपको सेम आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अदर देन 1 पुट करोगे तो ये नॉन जीरो होगा, और नॉन जीरो नंबर कैंसिल करके यही आएगा। तो ये दोनों फंक्शन सेम है एक्सेप्ट 1, तो इसका डोमेन आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट 2। मतलब है कि g ऑफ 1 डिफाइंड है, g ऑफ 1 इज डिफाइंड, और उसकी वैल्यू क्या है? एंड इट इज इक्वल टू -2 -2, बट f of 1 नॉट डिफाइंड। is not defined। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि do you think, if you think, I hope you think, do you think that fx is same function as gx if x belongs to all real except 1 and 2? यस सर। 2 पर तो दोनों फंक्शन अनडिफाइंड है, और 1 पर एक डिफाइंड था एक अनडिफाइंड था, तो मैंने 1 को भी हटा दिया। 1 मुसीबत थी, 1 ही दोनों के बीच में भेदभाव क्रिएट कर रहा था, तो मैंने बोला चल Yes. तू भाग, तू हट जा। 1 को भी हटा दिया और 2 को भी हटा दिया। अब कुछ भी इनपुट दो अदर देन 1 and 2, कोई सा भी इनपुट दो, दोनों फंक्शन का आउटपुट सेम आएगा। एग्रीड और नॉट? यस सर। यस सर। इसका मतलब है कि कोई मेरे को बोलता है एफ एक्स की रेंज निकालो, तो मैं बोलूंगा कि भाई जी एक्स की निकालो। जी एक्स की रेंज और एफ एक्स की रेंज सेम होगी, तो देयरफॉर रेंज ऑफ जी विल बी सेम एज रेंज ऑफ एफ एक्सेप्ट जी ऑफ, एक्सेप्ट नहीं, यूनियन जी ऑफ 1। मतलब फंक्शन एफ की रेंज में एक एलिमेंट g1 ऐड कर देंगे तो रेंज ऑफ gx हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि gx फंक्शन सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट कर रहा है, g ऑफ 1, और g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? -2। g ऑफ 1 की वैल्यू -2 है, आप बता चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा मैं बोल सकता हूं कि रेंज ऑफ f जो है
वो होगा रेंज ऑफ G माइनस G ऑफ 1। एग्रीड? यस सर। रेंज ऑफ G निकाल लो भैया। G का रेंज निकालने का प्रोसीजर क्या है भाई? इनवर्स मेथड से निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? निकालो मैं कि निकाल लोगे आप? ऑलरेडी 1 एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2y प्लस 1। तो x कम्स आउट टू बी 2y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। तो x to be real, y can be anything, y can be anything except 1। तो इसका मतलब है कि ये आ गया तुम्हारा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये सेट रियल का सिंबल है, ये रिलेशन है ना? रेंज का सिंबल है, ये रियल का सिंबल, रियल सेट का सिंबल है। रियल सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड G ऑफ 1। बोलो सही है? यस सर। ओके सर। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड माइनस 2, दिस वाज द आंसर। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो अब उसमें और भी कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अब चलो, आपका पहली बात तो कि ये असाइनमेंट सारी हो गई, तो अब वो गेम 18 पे लग जाओ भाई। अब गेम 18 के क्वेश्चन करो। सैटरडे, आज सैटरडे है ना आज? यस सर। तो आज इवनिंग क्लास के लिए मैंने क्या बोला था? आज इवनिंग क्लास, आज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, हाँ क्या? लीनियर लीनियर इक्वेशन। हाँ, लीनियर इक्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कोई एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोबब्ली आज हम लोग इंडक्शन स्टार्ट करेंगे, वो कॉमन सा सिंपल सा टॉपिक है, तो पहले उसको कर लेते हैं। थोड़ा वो इंटरेस्टिंग भी होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ये सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, मूड चेंज होगा। तो इंडक्शन आज करेंगे, 2 लेक्चर में इंडक्शन करेंगे, फिर लीनियर इक्वेशंस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये लेक्चर को यहीं पे समराइज करें। यस सर। और सभी लोग कर रहे हो प्रैक्टिस की? क्योंकि 4 5 6 लोग डाउट ले रहे हो और बाकी लोग थोड़ा साइलेंट रहते हो, तो थोड़ा कभी कभी डर भी लगता है। कर रहे हैं सर। हाँ, ख्वाहिश आयुष कर रहे हो, तुम तो कर रहे हो सभी। अच्छा, ये वो जो क्वेश्चन थे जो ग्राफ वाले दिए थे, सोल्यूशन वाले, वो कर लिए थे सबने? यस सर, मैंने आपको भेजे थे, एक बार चेक करके बता देंगे। हाँ, मैं तुम्हारा तो देख रहा था, तुमने तो काफ़ी मेहनत से किया हुआ बेटा, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो उतनी शिद्दत से, मतलब कि मुझे ऐसा फील हुआ उस क्वेश्चन को करते समय, जैसे जो है जितनी इंटरेस्ट से रघु करता था। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा एफर्ट को देख करके। ठीक है, तो उसको करो। अगर मान लिया किसी क्वेश्चन में डाउट हो किसी तरह का, तो मुझे उसको पिन कर देना, तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि मैं तो तुम्हारा देखा, तो तुम्हारा तो मोस्टली सब सही है, या अभी एक आध शायद मैं नहीं वॉच कर पाया था, तो उसको भी देख लूंगा मैं। ओके सर। रघु महाजन, 2006 बैच, IIT JEE ऑल इंडिया रैंक 1, AIEEE ऑल इंडिया रैंक 1, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड सिलेक्टेड, इनमो मीन्स इनमो में भी सिलेक्ट हुआ, केमिस्ट मतलब फिजिक्स ओलंपियाड में भी सिलेक्टेड, केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए भी सिलेक्टेड, एंड ही ड्रॉप द ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर mathematics and chemistry olympiad and chosen to go for physics olympiad, and he was a international gold medal winner of physics olympiad. When he joined IIT Delhi, he was he has broken the record of IIT Delhi. He was the uh, I think grade point 10 holder in all semesters, but in second year he dropped from IIT Delhi and went to Princeton, Massachusetts, MIT. चलो ठीक है, गुड, ग्रेट।
तो आज का लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। यस सर, ठीक है, मिलते हैं इवनिंग में। टेक केयर, कीप वर्किंग, थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। बाय बाय। थैंक यू सर।